दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो ऋषिकेश। मैं हूं आप सभी के साथ में आपकी रेडियो दोस्त सोनिका लेखवार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं रिच ऑर्गेनाइजेशन से कनक जी और अरुण जी हमारे साथ में इस कार्यक्रम में बात करेंगे, जो कि टीवी चैंपियंस हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। मेरा नाम कनक है। मैं डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार स्टेट उत्तराखंड से हूँ। मैं एक टीबी चैंपियन हूँ और डीटीसी में बैठकर टीबी पेशेंट्स को सर्विसेज देती हूँ। जी थैंक यू मैम, आपने हमें बुलाया। मेरा नाम अरुण है। मैं एज ए टीवी चैंपियन रुड़की हरिद्वार में अपनी सर्विस दे रहा हूँ। जी, तो आप आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। आपसे बहुत सारी जानकारियां हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर और मैम, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि टीबी चैंपियंस होते क्या हैं। मैम, टीवी चैंपियन वे लोग होते हैं जिन्होंने टीवी को हराया है। जी और टीवी को हराने के बाद वे लोग आज जो टीवी से ग्रसित लोग हैं उनको अपनी सर्विस देते हैं और खुल के ये बोलते हैं कि हाँ, मुझे टीवी हुआ था और मैं आज टीवी से ठीक हूँ। उसे टीवी चैंपियन बोलते हैं। तो आपसे कनक जी और अरुण जी, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं यही जानना चाहती हूँ कि रीच के साथ आप कैसे जुड़ पाए हैं और आपके लक्ष्य क्या है। मैम, जब मैं ऑन ट्रीटमेंट पर थी, जब मैं खुद एक टीबी की दवाई ले रही थी, तो उसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते थे। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे। तभी एक मेरी रिलेटिव थी जिनको खुद भी टीबी हुई थी, तो मैं उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी और वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करती थी। उस टाइम पर मतलब मैं किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी, सिर्फ एक अपनी उन रिलेटिव्स के अलावा। तो जब मैं ठीक हो चुकी थी, मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका था, तब मेरे भी ये था कि जिस तरीके से मुझे उन्होंने सपोर्ट करा है, मैं भी आगे जो टीबी के पेशेंट होंगे उनको सपोर्ट करूं। ये मेरे एक मन की भावना थी। उसके बाद मेरे पास अचानक से फ़ोन आता है। जो मेरे पास कॉल आया था वो हमारे डीसीसी सैनावास सर का कॉल था। उन्होंने मुझे कॉल करा था कि मैं एक रीच ऑर्गेनाइजेशन से हूँ जो टीबी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए कार्य कर रही है। जो मुझे आपका नंबर दिया गया है वो एनटीपी स्टाफ STS सलीम सर ने दिया है। क्या आप टीबी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आगे काम करना चाहते हैं? तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरे अंदर भावना भी थी कि हाँ, मैं आगे जाके काम करूँ। तो मैंने उनको हाँ बोला कि हाँ, मैं सर काम करना चाहती हूँ। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई है, टीबी सर्वाइवर टू टीबी चैम्पियंस की ट्रेनिंग हुई है, जो हमारे डीसीसी सैनावास सर और दीपक सर ने हमें टीबी चैंपियंस की ट्रेनिंग दी है। मेंटरशिप ट्रेनिंग दी गई है हमें कि हमें टीबी से ग्रसित व्यक्तियों को क्या क्या सर्विसेज देनी है, किस तरीके से हमें उनसे बातचीत करनी है, ये हमें सब समझाया गया था। हाँ मैम, जब किसी को टीवी होता है, जब मुझे भी हुआ था, तो सबसे पहले एक तो सबसे बड़ा डर यही होता कि टीवी होता क्या है। और जब किसी को पता लग जाता कि उसको टीवी हुआ है ना, तो लोग उससे बहुत दूर भाग। और सच भी है, वो सही भी है, क्योंकि अच्छा है कि जो कोई लोग बच जाएं उतना ही बेटर है। और मेरे साथ भी सेम यही स्टोरी थी। जब मुझे पता लगा कि मुझे टीवी हो चुका है, तो मैं 3 दिन तक तो ये सोचता रहा मैं किसी के सामने बताऊं या नहीं बताऊं। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को ये बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे अच्छी बात है, नहीं जो चले जाएंगे कोई बात नहीं। जी जिसके बाद ये पता लगने के बाद कि मुझे टीवी हुआ है, तो मेरी ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट में मेरे STS से अच्छी ताल्लुकात हो गए थे। जगजीवन सर थे उस टाइम हमारे यहाँ पे, STS बहुत अच्छे थे वो भी। तो मैंने उन्हें बोला था कि अगर इन फ्यूचर कभी कोई ऐसा प्रोग्राम आया जिसमें टीवी के पेशेंट की हेल्प करनी पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। उन्हें ठीक है, क्योंकि मैम इसमें सबसे बड़ा जो टीवी का जो पेशेंट होता है ना, वो बहुत अकेला हो जाता है। उसके सपोर्ट में सुनने के लिए कुछ नहीं होता। ठीक है, दवाई चलती है, वो उसके मन में बहुत से सवाल होते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, ये हो जाऊँगा। और उस टाइम तक टीवी चैंपियन नाम का कोई चीज़ नहीं थी जो इन क्वेश्चनों के आंसर कर सकती है। तो अच्छा तो इसलिए भी लगता है कि आज ठीक भी हो गए और टीवी चैंपियन बन के उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं जो टीवी से ग्रसित हैं इस टाइम। और STS और TBHB का रोल ये था मेरी लाइफ में कि उन्होंने बोला था कि फ़ोन करके कि ऐसे एक रीच करके संस्था आई है, अगर आप उनके साथ जुड़ना चाहते हो। वो टीवी को ही लेकर कार्य करना चाहते। तो खुशी थी कि हाँ, अब उन लोगों के बीच में होंगे जहाँ से हम निकल के आए हैं, जी और उनके क्वेश्चन सुनेंगे, उनके क्वेश्चनों के आंसर करेंगे। और जैसे कनक जी ने बोला है कि हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी जिसमें हमें टीवी सर्वाइवर टू टीवी चैंपियन बनाया गया था। उसमें दीपक सर और अपने DCC सैनवास सर ने बहुत ही अच्छे से हमें ट्रेन किया था। अच्छे क्वेश्चन पुटअप किए थे, क्योंकि आपके पास अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद हमें ट्रेन करने के बाद हमें मेंटरशिप ट्रेनिंग कराई गई थी, जिसके अंदर हमें सब कुछ बताया कि आपको कैसे स्वभाव से बात करनी है, सिंपल रहना है, सिंपल तरीके से बात करनी है, उनकी बात सुननी है, क्योंकि बात सुननी बहुत ज़रूरी होता है एक टीवी का जो पेशेंट होता है उनकी। तो हमें ट्रेन करने के बाद हमें ये चीज़ हमें ट्रेनिंग करने के बाद हमें वहाँ पे छोड़ दिया गया काम करने के लिए। आज हम टीवी चैंपियन बन के काम कर रहे हैं। जब आप टीवी से ग्रसित जो लोग हैं उनके बीच में आप जाते हैं, क्या कभी आपको लगता है कि हमें दोबारा से टीवी ना हो? ये सवाल कभी आपके मन में नहीं उठता है, इस तरीके का कोई डर? एक्चुअली मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि टीवी दोबारा होना इम्पोर्टेंट तब होता है जब आप अपना ख्याल नहीं रखोगे। जैसे कि मैं लड़का हूँ, अगर मैं ड्रिंक करूँगा,
या मैं आज स्मोकिंग करूँगा तो मेरे चांसेस ज़्यादा हैं टीबी वापस आने के। जी। सेकंड ऑप्शन, अगर मैं टाइम पे अपना खाना नहीं खा रहा हूँ, डाइट नहीं ले रहा हूँ, तो भी अगर मतलब एक पेशेंट है उसके पास जा रहा हूँ मैं और मैं खाना खा के नहीं आया तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं लगने के। इसलिए हम सभी टीबी चैंपियन का हमारे जो स्टाफ है उन्होंने बोला हुआ है, नाश्ता करके आना, अच्छे से खाना खा के आना, तब जाके आप अपना कार्य कर सकते हो। और डर में ऐसा डर तो कभी जब लगा था पहली बार, अब नहीं लगता। अब तो ये है कि हाँ लगता है वे अपने ही लोग हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत है, सबसे बड़ी बात, इसलिए हम जाते हैं उनके बीच में। मैम जितना डरना था और जितना डर था वो अपने जब हमको खुद को टीबी हुई थी तब डर चुके थे हम, अब तो नहीं लगता है। और क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट हम पूरे तरीके से करके जाते हैं और पूरी सेफ्टी के साथ रहते हैं टीयू में, मास्क वगैरह ला के, सैनिटाइजर इस्तेमाल करके, तो डर नहीं लगता मैम। जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि ट्रीटमेंट लिबरेसी में आप पीडब्ल्यूटी को क्या क्या जानकारी देते हैं? बताना चाहूँगी कि टीबी से ग्रसित व्यक्ति को कहा जाता है पीपल विद टीबी। उसमें जो हमारी फर्स्ट सर्विस होती है वो होती है ट्रीटमेंट लिटरेसी, जिसमें हम टीबी से ग्रसित व्यक्ति को बताते हैं कि टीबी किस कारण होती है, यह कैसे फैलती है, टीबी के कितने प्रकार होते हैं, टीबी की कौन कौन सी जाँचें करवानी चाहिए, जो टीबी का उपचार होता है वह कितने महीने तक चलता है, वह उसकी दवाइयाँ किस प्रकार लेनी चाहिए। साथ ही साथ हम टीबी से ग्रसित व्यक्ति को पोषण पर सलाह देते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। टीबी की दवाइयों से होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में हम उनको बताते हैं। यदि किसी पेशेंट को खांसी वाली टीबी होती है तो बलगम का निपटान किस तरीके से करना है, हम उनको ये बताते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है और ये टीबी एक ऐसा रोग है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी भी है। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जेंडर रिस्पॉन्सिव पीर काउंसलिंग सर्विस के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइएगा। जो सर्विस है हमारी, इसमें हम अपने बारे में बताते हैं पीडब्ल्यूडी को, क्योंकि जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि हमें टीबी हुआ है तब तक उसे हमारे ऊपर ना तो विश्वास होएगा ना ट्रस्ट होगा। लेकिन जब हम उनको बताते हैं कि हमें भी टीबी हुआ था, हमारी भी स्थितियाँ आप जैसी थी, हमें भी रोज़ खांसी आती थी, बुखार आता था, या शाम के टाइम पसीने के साथ हमारे जो बुखार चढ़ता था, या फेफड़ों में खांसते वक्त खून आता था, इस सब चीज़ों के बारे में जब हम लोग बताते थे तो जो पीडब्ल्यूडी है उसे हमारे पे ट्रस्ट होता है। और यही सर्विस हमारी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उनसे जुड़ जाते हैं। ये सर्विस देने के बाद पीडब्ल्यूडी भी हमारे से जुड़ जाता है। इसमें जो टीबी से ग्रसित व्यक्ति है और हमारे बीच हमें एक कॉमन चीज़ हो जाती है कि जिस चीज़ से वो गुजर रहे हैं हम उस चीज़ से गुजर चुके हैं, तो एक हमारी बॉन्ड बन जाता है उसमें, तो वो हम पे आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं। जो उनको साथ में इश्यू होते हैं दवाई खाने से या जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमसे आराम से साझा कर सकते हैं। आपने कहा है कि जब ऐसा होता है तो उन्हें ट्रस्ट हो जाता है, क्या आप भी कभी टीबी से ग्रसित थे? हाँ, तभी तो हम टीबी चैंपियंस बने हैं, क्योंकि पहले हमने टीबी को हराया है और फिर हम टीबी के लिए, जो टीबी से ग्रसित व्यक्ति है उनके लिए आगे आए हैं, तभी फिर हम टीबी चैंपियंस बने हैं। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है कि अगर हम टीबी को हरा चुके हैं तो हम कोशिश करें कि दूसरों को भी हम प्रोत्साहित करें। इससे आगे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइएगा। जी मैम, मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग मैम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो टीबी से ग्रसित व्यक्ति होती हैं, जो टीबी का इलाज होता है वो 6 से 12 या 2 साल तक चलता है, और जो टीबी की दवाइयाँ होती हैं उनका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है जी। और टीबी से ग्रसित व्यक्तियों को काफ़ी अपने जहाँ पे वो रोजगार काम के लिए जाते हैं या घर में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, तो उससे क्या होता है टीबी को एक मानसिक समस्या का सामना करना पड़ता है, मानसिक स्थिति पर उनके काफ़ी असर पड़ता है। तो ये हमारी एक सर्विसेज है मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग। इसमें हम टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके इलाज शुरू होने के 15 दिन बाद उनको ये सर्विसेज देते हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि जब आपको पता चला था कि आपको टीबी हुई है तब आपको कैसा महसूस हुआ था, कि मुझको टीबी कैसे हो सकती है, या मेरे परिवार वाले मुझे कैसे ट्रीट करेंगे जहाँ पे मैं काम करता हूँ। अगर उनको पता चल गया कि मुझको टीबी है तब क्या होगा, और अभी आपको दवाई खाते हुए 15 से 20 दिन हो चुके हैं, अब आप कैसा महसूस करते हैं, क्या आपको अपनी हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट लगा है। हम इस प्रकार के उनसे क्वेश्चन करते हैं और उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि जो हम उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं वो आई कांटेक्ट करके हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर रहे हैं या घबरा तो नहीं रहे हैं। कुछ पेशेंट काफ़ी अच्छे से रिप्लाई करते हैं, काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स ये होते हैं कि हाँ हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, मैं अपने स्कूल में नहीं बता पा रहा हूँ, या मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, मैंने ऑफिस छोड़ दिया है, घर में जो पेरेंट्स हैं या जो मेरे पति हैं, जो बच्चे हैं वो मेरे साथ नहीं रहते हैं। इस तरीके के हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनको स्कोर करते हैं। अगर कुछ स्कोरिंग ज़्यादा होती है, 3 या 3+ होती है, फिर हम उनको नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर्स होते हैं उनको रेफ़र करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दे रही हैं। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जोखिम मूल्यांकन की सर्विस में क्या पीडब्ल्यूटीबी से जानकारी ली जाती है? हाँ जी मैम, बिल्कुल ली जाती है। ये एक अहम सर्विस है हमारी, जिसके अंदर हमें सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यही होता है, जो हमारा पीडब्ल्यूटीबी होता है,
कि आपने पहले दवाई खाई या नहीं टीबी की, क्योंकि बहुत से लोग पहले दवाई खा चुके होते हैं, दोबारा ट्रीटमेंट पे आते हैं। अगर वो बोलते हैं कि नहीं हमने पहले दवाई नहीं खा, हमारा जो फर्स्ट टाइम है, और हम वो पुरुष है तो हम उनसे पूछते हैं कि आप कोई ड्रिंक वगैरह करते हो, मतलब जैसे कि हम अपना नाम लेके कहते हैं कि यार जब तक मैं ठीक था मैं भी ड्रिंक करता था, क्या आप भी ऐसा करते हो कि आप ड्रिंक कर लेते हो? अगर उनका जवाब होता है हाँ मैं ड्रिंक करता हूँ, तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि जब आप ड्रिंक करते हो क्या आपको ये लगता है कि आपके मोहल्ले पड़ोस में देख के लोग बोलते हैं कि यार ये कितना गंदा आदमी है, ड्रिंक करता है, दारू पीता है, इसलिए टीबी हो गया? या आपको कभी अफसोस हुआ हो कि हाँ भाई ड्रिंक करने के बाद वो लगा कि मैं घर में जा रहा हूँ तो मेरी मेरी जो खांसी है वो ज़्यादा बढ़ रही है? या उसमें होता है कि भाई आपने सुबह ड्रिंक की है, कि सुबह से लेकर शाम तक ड्रिंक की है, और सुबह उठने के बाद आपको हैंगओवर हुआ हो, आपको लगा कि मुझे ड्रिंक दोबारा करनी है। फिर मैम इसी के अंदर हमारा एक क्वेश्चन होता है कि क्या आपने कभी आप तम्बाकू या सिगरेट वगैरह का सेवन करते हो? अगर उसने बोला कि नहीं मैं सिगरेट वगैरह नहीं पीता, तो हम उनके टीथ या मतलब मुंह से ही पता लगा लेते हैं कि हाँ ये हमारे सामने भी नहीं बता रहे, तो हम उनको बिल्कुल फोर्स नहीं करते। लेकिन हमारा काम होता है उनसे उनको दूर करना। तो हम बोलते हैं कि अब इन फ्यूचर अगर आप ड्रिंक करोगे या मतलब तम्बाकू का या टबैको का यूज़ करोगे तो टीबी से आपको ठीक होने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके फेफड़े कमज़ोर हो चुके हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। हाँ जी। हाँ जी मैं बताना चाहूँगी कि जो हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में ये सर्विसेज भी देते हैं कि जो कुछ पेशेंट्स क्या होते हैं वो माइग्रेंट वर्कर होते हैं, काम के सिलसिले में दूसरे शहर में आके अपनी जॉब तलाशते हैं। तो हम उनसे पता करते हैं कि आप माइग्रेंट वर्कर तो नहीं हैं, और क्या कहते हैं आपको घर में कोई खाने पीने की समस्या तो नहीं है, आपका जो कार्ड बीपीएल कार्ड है या एपीएल कार्ड है, ये चीज़ हम उनसे पता करते हैं। साथ ही साथ हम उनसे पता करते हैं कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे हैं, आपको अलग कमरे में तो नहीं रखते हैं, क्योंकि लोगों के माइंड में ना स्टिग्मा होता है कि इसको टीबी है तो फैल के मुझको भी हो जाएगा। और टीबी भी दो प्रकार की होती है, ईपी टीबी और पल्मोनरी टीबी। लोगों को नहीं पता होता कि कौन सी फैलने वाली है कौन सी नहीं फैलने वाली, तो लोग जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है उनके साथ भी भेदभाव करते हैं। तो हम उनसे इस प्रकार के क्वेश्चंस करते हैं कि फैमिली में अलग तो नहीं रखा जा रहा है आपको, जो आपके आस पड़ोस हैं अगर उनको पता है तो वो आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, जहाँ पे आप काम करने जाते हैं उनको पता है तो आपको कोई मतलब परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा। इसमें हम इनसे क्वेश्चंस और मैम इस करना चाहता हूँ कि जो पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी का नाम जो कनक जी ने लिया है, आप ये जो शुद्ध भाषा है देसी भाषा में बोल सकते हैं। अगर आपको फेफड़ों वाली टीबी है तो उससे आपसे बच के रहना होगा, क्योंकि वो एक से दूसरे को लगने वाली है। बहुत से आपने देखा होगा मैम कि बहुत से लोगों की गांठ बन जाती है, वो आप शॉर्ट भाषा में है कि वो टीबी फैलती नहीं, एक से दूसरे को नहीं लगती। लेकिन अगर आपको फेफड़ों वाली टीबी किसी ने बताई है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक से दूसरे को टीबी दे सकते हो। शरीर के एक तो बालों में और नाखूनों को छोड़ के शरीर के किसी भी हिस्से में अगर टीबी होती है तो वो ईपी में आती है, और लंग्स में अगर टीबी होती है तो वो पल्मोनरी में आती है, और वो फैलने वाली होती है पल्मोनरी टीबी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को टीबी पर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अगर उन्हें डॉक्टरों से पता चलता है कि उन्हें टीबी है तो वो किसी को बताते नहीं हैं, किसी के साथ में बातें शेयर नहीं करते हैं, जिससे कि वो दूसरे पे भी फैल सकती है। बातों का सिलसिला इस कार्यक्रम में आपके साथ में आगे भी जारी रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज आप हमारे श्रोताओं के साथ में साझा कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो ऋषिकेश, जो कि आपकी अपनी आवाज़ है। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं रीच ऑर्गेनाइजेशन से कनक जी और अरुण जी, जो कि टीबी चैंपियंस हैं। उनके साथ में हम इस कार्यक्रम में आज टीबी पर बात कर रहे हैं। तो सर, बातों का सिलसिला आगे भी अब जारी रखते हैं। जानना चाहूँगी मैं आपसे कि जो टीबी से ग्रसित होते हैं, क्या आप उनके परिवार के सदस्यों के साथ में बातचीत करते हैं? हाँ जी मैम, ये हमारी एक सर्विस है जिसका नाम है जेंडर फैमिली रिस्पॉन्स काउंसलिंग, जिसके अंदर हम फैमिली के जो सदस्य होते हैं जिसको टीबी हुआ है उस बंदे को हम देखते हैं कि उसके फैमिली को तब तक पता नहीं होता कि इसको टीबी हुआ है। वो साथ में खाना भी खाते हैं, बैठते भी हैं, और जब उसको ये पता लग जाता है कि हाँ मुझे टीबी हुआ, तो उसके बाद उनकी फैमिली से बात करना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप इनके साथ जुड़े हुए हो, तो आपने साथ में हो सकता है आपको भी सिम्टम वगैरह आए हों। तो हमारा काम होता है कि जो उनके पति या पत्नी है उनके बीच में जो संबंध होता है, उन्हें कहते हैं कि भाई आपको इनका ख्याल रखना है, खाने पीने का ख्याल रखना है, इनकी दवाइयों का ख्याल रखना है, साथ में इन्हें सपोर्ट देना है कि आप घबराओ ना, हम आपके साथ हैं। क्योंकि अगर वो भेदभाव अगर बढ़ता जाएगा या पति पत्नी के बीच में या भाई बहन के बीच में, माता पिता के बीच में, तो पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, जिसकी वजह से वो दवाई शायद टाइम पे ना ले। अगर मेन फैमिली का मेंबर जो हमारे साथ होता है वो हमें इन्फॉर्म कर देता है कि हाँ इन्होंने दवाई खाई या नहीं खाई, तो उससे बेटर कोई नहीं बता सकता। इसलिए हम उनके टच में रहते हैं लास्ट तक 6 महीने तक। जब हम परिवार वालों के साथ में, आप बोल रहे हैं कि हम बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट परिवार वाले ही कर सकते हैं।
मैम आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम उनके परिवार से बात करते हैं तो जो फैलने वाली टीबी होती है, तो हम उनकी फैमिली में बताते हैं कि यदि कोई टीबी से ग्रसित व्यक्ति 2 हफ्ते तक लगातार टीबी की दवाई खा लेता है तो वह किसी अन्य व्यक्ति को टीबी नहीं फैला सकता। तो ये हम उनको ज़रूर बताते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स क्या होते हैं कि जब तक उनका ट्रीटमेंट चलता है 6 से 1 साल तक, वो उनके साथ बहुत दूरी बनाए रखते हैं। तो ये वाली जो जानकारी है ये हम उनको ज़रूर देते हैं। महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप टीबी के जो रोगी होते हैं उनको आप देते हैं जी। इससे आगे आपसे मैं जानना चाहती हूँ मैम कि कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग क्या है? जी, हमारी एक सर्विस होती है कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग। इसमें हम टीबी के जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनके फैमिली के बारे में जानकारी लेते हैं कि जो पेशेंट है, जो उनके आसपास रह रहे हैं, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, क्या उनको तो टीबी के सिम्टम्स नहीं हैं। जो टीबी के मेन सिम्टम्स होते हैं, ठंड लग के बुखार आना, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी और बलगम में खून आना, सीने में दर्द होना, वजन कम होना। अगर इन लक्षणों में से उनको 3 लक्षण भी आते हैं तो हम उनकी बलगम की जांच करवाते हैं या उनका एक्सरे करवाते हैं। और जो ये सर्विस हमें दी जाती है सिर्फ हम पल्मोनरी पेशेंट्स की फैमिली को देते हैं, क्योंकि वो फैलने वाली टीबी होती है। जी मैम इसके अंदर मैं कुछ चीज़ ऐड और करना चाहता हूँ। जैसे हमारे STS हैं सलीम सर और आशीष सर जी और TBH भी अपने विनोद सर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि जो भी पल्मोनरी केसेस के पेशेंट होंगे ना, उन्होंने कहा कि कंपलसरी आप डब्बी दीजिए घर में, क्योंकि अगर आपको जिसमें फीवर आएगा आप बोलोगे कि नहीं यार ये नॉर्मल चीज़ है, जो टीबी का पेशेंट होता है उसको भी लगता है कि ये नॉर्मल है, कि आ रहा है कोई बात नहीं, दवाई लेता रहूँगा। जब बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुँच जाता है तब उसे महसूस होता है कि नहीं ये चीज़ मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है। तो हमारा अब ये जो कंपलसरी किया हुआ है सभी STS ने और TBH ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने बोला कि आप फैमिली के जितने भी पल्मोनरी केसेस आ रहे हैं सबके घर में डब्बी दीजिए। उससे यह है कि उनका स्पोटम की जांच होगी। अगर हमें पता लग गया कि इनके जो सिम्टम है किसी को आ रहा है तो हम उनकी जल्दी से जल्दी मेडिसिन चला सकते हैं। साथ ही आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप हमारे श्रोताओं को लॉस टू फॉलो अप के केस किस प्रकार से कम हुए हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। लॉस टू फॉलोअप के जो केस होते हैं मैम, वो जो टीबी से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं, जब वो अपने ऑन ट्रीटमेंट पर होते हैं तो दवाइयों का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जिससे टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दवाई बीच में ही छोड़ देते हैं। तो वो केस जो होता है वो लॉस टू फॉलोअप केस में चला जाता है। हमारे पास जो पता चलता है कि कुछ पेशेंट लॉस टू फॉलोअप हैं तो हम उन कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनको या तो TU में बुलाते हैं, उनके घर पे जाके विजिट करते हैं, उनको समझाते हैं कि इसका जो इलाज है टीबी का, वो दवाइयाँ छोड़ने से नहीं है, दवाइयाँ कंप्लीट करने से हैं। दवाइयों से साइड इफेक्ट होते हैं, आप उनकी दवाइयाँ लीजिए डॉक्टर को दिखा के, ताकि आपके वो साइड इफेक्ट कम हो सके, लेकिन आप बीच में दवाई मत छोड़िए। बीच में दवाई छोड़ने के कारण क्या होता है, एक तो जो क्या कहते हैं बॉडी है वो रेसिस्टेंस हो जाएंगी, दवाई असर नहीं करेंगी। दूसरा, जिनके साथ आप रह रहे हो फिर उनको भी टीबी होने की संभावना बढ़ जाएंगी, जहाँ आप काम करते हो वहाँ पर। तो हम उनको समझाते हैं कि टीबी, हमको भी टीबी हुई है और क्या कहते हैं हमको भी ये सारे साइड इफेक्ट होते थे। इन साइड इफेक्ट से बचने के लिए हम ऐसा करते थे, या तो डॉक्टर से मिलते थे या अपने कुछ घरेलू उपचार करते थे। तो आप अपने ऑन ट्रीटमेंट पर आइए और दोबारा से दवाई शुरू कीजिए, ताकि आप स्वस्थ हो, आप अपने फैमिली को स्वस्थ रख सकें। इसलिए तो जब वो हमारी बातें सुनते हैं कि हाँ ये जो दिक्कतें थी ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, इनके साथ भी थी और जो बाकी के जो टीबी के पेशेंट हैं उनके साथ भी है, तो हम उनको फिर दोबारा से ऑन ट्रीटमेंट पर लेके आते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी है कि जो लॉस टू फॉलो अप के केस हैं वो किस तरीके से कम हुए हैं। आपने बताया है कि आपको भी टीबी हुई, आपने दवाइयाँ ली हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट भी हुए हैं, तो आप अब टीबी चैंपियंस बन चुके हैं। आप आगे आए हैं और पिछले 2 सालों से रीच ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़कर कार्य कर रहे हैं। आपकी जो बातें हैं उनको सुनकर हमारे जो श्रोता हैं वो भी इंस्पायर हो रहे होंगे। आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं कनक जी और अरुण जी। उनके साथ आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि NTP स्टाफ आपको किस तरह से सपोर्ट करता है? मैम NTP स्टाफ जो टीबी जो पेशेंट जो होते हैं और NTP स्टाफ सरकार के बीच में एक रीढ़ की हड्डी होती है। एक STS और एक TBHB के बिना ये समझिए कि आप पेशेंट कभी भी पर इतना परेशान रहेगा अगर TBHB और STS उनको सपोर्ट नहीं करे, क्योंकि हमें भी टीबी हुआ था और टीबी होने के बाद जो प्रॉब्लम पेशेंट को आती है उसमें एक मुख्य कारण जो है, एक डॉक्टर ने दवाई लिख दी उसके बाद पेपर्स बनना, दवाई लेना, वो सब एक TBHB और STS का ही काम होता है।
बहुत मेन काम होता है जिसके अंदर दवाई देना, ये करना, उसके बाद उनका फॉलोअप लेना, कितने गोली खा रहे हैं, टाइम पे दवाई ले रहे हैं नहीं ले रहे, रोज जाके चेक करना उन्होंने दवाई खाई या नहीं खाई, या दवाई खाई दवाई तो नहीं छोड़ दी, जिस पेशेंट ने दवाई छोड़ दी फिर उनके घर पे जाना। हम भी साथ में जाते हैं, टीबी चैंपियन भी जाते हैं, वो हमें साथ में ले जाते हैं। जब हमारे आशीष सर हैं, आशीष सर तो बोलते हैं कि चलो भाई आप भी साथ में चलो, आपके बोलने से हो सकता है वो दोबारा ट्रीटमेंट पे आ जाए। वैसे तो वह मतलब हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। हकीकत बात यही कि बहुत अच्छे से एस्टेज जो है बहुत अच्छे से पेशेंट को समझाते हैं कि भाई आप दवाई क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी हमारी जो हेल्प होती है वो हम होते हैं कि देखो, वो हम एग्जांपल देते हैं कि लाइव एग्जांपल देते हैं कि यस आपके सामने खड़े हुए हैं, ये आज हमसे जुड़े हुए हैं कि इन्होंने दवाई कंप्लीट की। अगर ये दवाई कंप्लीट ना करते तो शायद आज हमारे साथ ना जुड़ते। आप भी दवाई कंप्लीट कीजिए और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी बिल्कुल। सर एक जो सवाल मेरे मन में अभी उठ रहा है, जो दवाइयाँ बीच में छोड़ देते हैं या होता है कि हम घरेलू उपचार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? क्या घरेलू उपचार से भी टीबी से हम मुक्त हो सकते हैं? नहीं मैम, ये घरेलू उपचार इस टीबी को आप टीबी से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि जब किसी को फीवर आता है या 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होती है तो बहुत से लोग एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब कि भाई मेरे को ये दिक्कत आ रही है। अब वो डॉक्टर भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी डॉक्टर को ये नहीं बताओगे इतने दिन से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही, बलगम लगातार आ रहा है, या मुझे फीवर हो रहा है, या वेट लॉस हो रहा है, या मुझे पसीना आ रहा है, या शाम के टाइम थकान लगती है, तो वो आपको नॉर्मल दवाई देता रहेगा। एंटीबायोटिक सिर्फ इतना काम करते हैं कि आपको बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इतना दवाई लोगे इतना आप ठीक रहोगे। लेकिन अगर मेरा मानना है किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है कि 2 हफ्ते ज़्यादा खांसी हो गई, वजन कम हो गया, या भूख बिल्कुल कम हो गई, पहले से कमजोरी आ रही है बॉडी में, तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी बलगम की जांच दें। जांच बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, उससे आपको ट्रीटमेंट वगैरह सब फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा उसके अंदर। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है। मैम आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्या दवाइयाँ उतनी ही महत्वपूर्ण हैं? हाँ मैम, दवाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। दवाइयों के बिना ट्यूबरक्लोसिस को हराया नहीं जा सकता। काफ़ी लोग होते हैं जो टीबी को, अगर किसी को टीबी हो जाती है तो वो सोचते कि ना झाड़-फूँक से ठीक हो जाती है, या किसी तांत्रिक वगैरह के पास जाने से ठीक हो जाती है, या घरेलू उपचार करने से ठीक हो जाती है। लेकिन ये किसी भी तरह से ठीक नहीं होती। दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं। दवाइयाँ ही ट्यूबरक्लोसिस को ठीक कर सकती है, उसे हरा सकती है। जी, आपने कहा है कि ट्यूबरक्लोसिस में दवाइयाँ जो है वो कितनी महत्वपूर्ण हैं। एक आता है नेटवर्क। सर नेटवर्क के बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा-सा बताइए। एक पूरे उत्तराखंड में एक के लिए एक नेटवर्क बनाया गया है, उत्तराखंड टीबी मुक्त नेटवर्क, जो सभी टीबी चैंपियंस के लिए, मतलब टीबी चैंपियंस द्वारा बनाया गया है। उसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सब टीबी चैंपियंस हैं। टीबी को हरा के जो आगे सामने आए हैं वो टीबी चैंपियंस हैं। उसमें हम उत्तराखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, टीबी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए काम किया जाएगा उसमें। और नेटवर्क में क्या कहते हैं, हम आगे टीबी पेशेंट्स के साथ जो काम कर रहे हैं, जब उन ऑन ट्रीटमेंट होते हैं और वो फिर ठीक हो जाते हैं, क्योर या कंप्लीट हो जाते हैं, फिर हम उन टीबी चैंपियंस को नेटवर्क में जोड़ते हैं, ताकि हम आगे आने वाले टीबी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए नेटवर्क के थ्रू काम कर सकें। जी। मैम इस नेटवर्क को जो ये नेटवर्क है हमारा, इसका मुख्य कारण ये भी है बनाने का कि बहुत से जो पीडब्ल्यूडी भी होते हैं वे बहुत गरीब भी होते हैं, ऐसा भी है उनके पास खाने के लिए भी प्रॉब्लम होती है, या आने जाने का किराया तक नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा काम ये है कि उनका ये जो प्रॉब्लम है ना, दवाई पहुंचाना, या बहुत ज़्यादा गरीब होने के कारण वो राशन नहीं ले पाते, इनके लिए निश्चय मित्र जो सरकार के द्वारा अभी एक योजना चलाई गई थी, हमारा नेटवर्क उसके लिए भी काम करेगा। उसमें जो है निश्चय मित्र बनाएंगे, और जो हमारे पीडब्ल्यूडी भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, जिनके पास खाने की थोड़ी प्रॉब्लम होती है दवाई के साथ, क्योंकि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दवाई आप नहीं लोगे तो वो, सॉरी, डाइट नहीं लोगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। जी। तो उसके लिए भी हमारा जो नेटवर्क है ये काम करता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हम टीबी से ग्रसित व्यक्तियों के साथ अभी काम कर रहे हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे साथ साझा करते हैं, लेकिन हम उनकी प्रॉब्लम सुन सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे हम उसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते। एक टीबी फोरम होता है, तो मैं एक टीबी फोरम की मेंबर भी हूँ स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में। तो जो टीबी से ग्रसित व्यक्ति की जो प्रॉब्लम्स होती है वो हम उनको सुनते हैं। अब एक आम आदमी या मैं खुद एक अकेली जाकर डीएम के सामने उनकी प्रॉब्लम नहीं रख सकती, लेकिन जब मैं एक उत्तराखंड टीबी मुक्त नेटवर्क के सदस्य हूँ ये बोल के जाऊंगी तो वो मेरी बात अवश्य सुनेंगे, और जो टीबी से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनकी प्रॉब्लम को मैं उनके सामने रखूंगी, डीएम सर के सामने रखूंगी। जी। तो यहाँ पे इसलिए हम इस तरीके से हम उनके लिए, पेशेंट्स के लिए काम करेंगे। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप टीबी चैंपियंस बनकर, टीबी को हराकर आप टीबी चैंपियंस बने हैं और आज टीबी के जो रोगी हैं, टीबी से जो ग्रसित हैं, उनके लिए आप कार्य कर रहे हैं। और अगर हम किसी को प्रोत्साहन देते हैं,
उन्हें अपने साथ उन्हें बताते हैं कि हमें भी टीबी हुआ था, तो आपको देखकर उन्हें टीबी से लड़ने की जो शक्ति है वो मिलेगी। जी, तो बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो रीच ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तक क्या-क्या अचीवमेंट हुआ है रीच ऑर्गेनाइजेशन का? मैम, इस सबसे पहले तो यही कहना कि रीच सबसे अच्छा काम इसलिए कर रहा है क्योंकि जितने भी टीवी चैंपियन है ना, वे लोग सब मिलकर टीवी को हराने में अपना पूरा 100% डाले, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना बेटर है। जी, एक तो चीज ये मैम सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि जब तक ये संस्था नहीं बनी थी उस टाइम तक अगर ट्रीटमेंट चलता है, एक हमारे एनटीपी स्टाफ वगैरह जितने भी हैं, एक एक ट्यूब पे शायद पर मंथ 90 पेशेंट चलते हैं। वो उन सब का ख्याल नहीं भी रख पाते। ये सच है, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है और वे जो है प्रॉब्लम होने के कारण नहीं भी मतलब उन्हें फेस कर। जब से टीवी चैंपियन आए हैं वो सब जो पेशेंटों की बात सुनते हैं, उन्हें जो प्रॉब्लम आती है जिस दवाई से रिलेटिव डॉक्टर से मिलाना, या वो कह रहे हैं कि भाई भीड़ बहुत हो रही है, हमें पता है कि ये इसको टीबी है, ये दूसरे को दे सकता है, तो हम जल्दी से जल्दी डॉक्टर को मिलाने में उनकी हेल्प करते हैं। एक तो अचीवमेंट यही बहुत बड़ा है कि पहले टीवी के जो पेशेंट उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन हाँ अब हम लोग हैं जो उनकी बात सुनते हैं और जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं वो उनके लिए करते हैं। दूसरी बात इसमें जो है अचीवमेंट हमारा जो रीच का, ये वही सबसे अच्छा ये है कि मैम जो पेशेंट पहले लॉस टू फॉलोअप होते थे किसी भी कारण, और टीबी चैंपियन का ये रोल है कि उन्हें ऑन ट्रीटमेंट लाना, उन्हें बताना कि भाई हम भी तुम्हारी तरह थे, हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी, हम भी चक्कर आते थे, हमें भी शाम को भूख नहीं लगती थी, हमें भी पसीना आता था, हमें भी फीवर आता था, तो उन्हें लगता है कि हाँ जब ये ठीक हो सकते हो तो आप भी ठीक हो सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो लॉस टू फॉलोअप थे उन्हें हम दोबारा ट्रीटमेंट पे ला रहे हैं। जी, साथ ही साथ मैं अचीवमेंट्स में आपको बताना चाहूँगी कि अभी हम टीबी के लिए कार्य कर रहे थे। एक एसएनसी सर्वे हुआ था, तो उसमें हम किसी को टीबी के सिम्टम्स तो नहीं है, इस पे हम क्या कहते हैं काम कर रही थी। तब जब मैं सर्वे करी थी, तब एक फैमिली में मैं सर्वे करी थी, उसमें मुझे पता चला था कि एक लेडीज़ है जिसको ट्यूबरक्लोसिस है, लेकिन उनको सरकार की तरफ से मुफ्त दवाइयाँ दी जाती है, इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। और वो प्राइवेट से अपना इलाज कर रही थी, लेकिन जो टीबी का इलाज होता है अगर वो प्राइवेट से लिया जाए तो वो काफ़ी महंगा होता है। तब मैंने उनको समझाया कि जो आप ये इलाज ले रही है ये सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त है और दवाइयाँ भी काफ़ी असरदार होती है। मैंने भी अपना इलाज सरकार द्वारा ही कंप्लीट करा है, तो आप सरकार की तरफ से अपना इलाज शुरू करवा सकते हैं। तो एक ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट था। उन्होंने काफ़ी मेरे को थैंक करा कि हाँ मेरे को तो काफ़ी महंगा पड़ा था और एक वो नॉर्मल फैमिली से थे। फिर उन्होंने जब मैंने उनको समझाया और दोबारा से फिर मैंने उनको सरकार की तरफ से उनका इलाज शुरू करवाया था। एक ये अचीवमेंट्स था। और साथ ही साथ हम जो कम्युनिटी मीटिंग्स करते हैं, जैसे स्कूल में चले गए, कॉलेजेस में चले गए और पीआरआई वगैरह में चले गए, जहाँ पे भीड़-भाड़ वाली जगह होती है, वहाँ पर जाके हम कम्युनिटी मीटिंग्स करते हैं। तो वहाँ पर कुछ जो टीबी के सिम्पटम्स होते हैं, तो वो क्या कहते हैं फिर जाके अपने बलगम की जाँच करवाते हैं और वो ऑन डायग्नोस ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं। ये जी, हमारा काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है। और कुछ जो टीबी से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं, जब उनको काउंसलिंग करते हैं, तो कुछ जो बच्चे होते हैं 16 से 17 साल के, जो उनकी एक पढ़ाई की स्टेज होती है कि उनको अपनी लाइफ में अपना 100% देना होता है। अगर उनको पता चले कि उनको एक टीबी बीमारी हो गई है, और टीबी तो काफ़ी मतलब नाम ही काफ़ी बिल्कुल। डरावना है, तो वो काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन वो हम उनको क्या कहते हैं उनको मेंटली सपोर्ट करते हैं कि हाँ मुझको भी इसी टाइम पे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो हमसे छोटी-छोटी अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो वो अपना जब क्योर हो जाते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। एक मतलब एक प्राउड फील होता है कि हाँ। जी, बिल्कुल। मैम इसमें ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एज मैटर। जब हम जैसे हम लोग एज में, हमारी एज है, हम जैसे जिनसे मिलते हैं वो हम जैसे लोग होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनकी बातें समझते हैं और वो हमें समझते हैं कि हाँ जब इनके साथ ऐसा हो सकता है, ये काम कर रहे हैं, तो हम भी इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं किसी फील्ड में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर जो हमने अचीव किया है। जी। तो सर आपसे और मैम आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ कि जिन लोगों को आपने प्रोत्साहित किया है कि टीबी को हम हरा सकते हैं, क्या वो लोग भी कभी ऐसा हुआ है कि वो लोग भी आपके साथ में जुड़कर फिर टीबी चैंपियंस बने हों? हाँ जी, अभी मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क में जो टीबी से ग्रसित व्यक्ति होते हैं और जो वो क्योर या उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम उनको नेटवर्क में जोड़ते हैं। जी। तो अभी तक हमें 2 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो जो भी क्योर हो चुके हैं या ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, जो स्वेच्छा से नेटवर्क का मेंबर बना चाहते हैं, तो हमने उनको नेटवर्क में जोड़ा है।
जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज टीवी से लेकर आपने हमारे श्रोताओं को दी हैं। हमारे श्रोता भी आपसे इंस्पायर हुए होंगे और काफ़ी सारे श्रोता तो ऐसे होंगे जिन्हें टीबी का रोग रहा होगा, वो भी टीबी चैंपियंस बनना चाहते होंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को दी है। आप हमारे साथ में इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका हम बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे। थैंक यू मैम। हाँ, हमें भी काफ़ी अच्छा लगा आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू सो मच मैम। जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम और अभी हमारे साथ थे इस कार्यक्रम में अरुण जी और कनक जी, जो कि रीच ऑर्गेनाइजेशन से टीबी चैंपियंस हैं और टीबी पर कार्य कर रहे हैं। उनकी बातें हमने इस कार्यक्रम में सुनी हैं और अगले कार्यक्रम में फिर से आप सभी के साथ में भेंट होगी। आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम, आप हमें बता सकते हैं फीडबैक के माध्यम से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9411392967। नंबर आप सभी के बीच में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 9411392967। अगले कार्यक्रम में फिर से भेंट होगी आप सभी के साथ में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है।